इमरान खान साहब का एक फ़र्क था मौजूदा हुकूमत से और शहबाज शरीफ और इमरान खान का जो वाहिद फ़र्क सिंपल मैं इस मामले में दहशतगर्दी के मामले में कहूँ तो वो ये था कि इमरान खान साहब दाखिली मामला दहशतगर्दी के इशूज़ और इस हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनमें दिलचस्पी लेते थे और दिलचस्पी दिखाते थे। उनका अपना एक वाकिफ होता था, उनकी अपनी एक ओपिनियन होती थी। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल एक गैर मुतल्लका शख्स की तरह डील किए जाते हैं कि कल आपने फलां जगह पे जाना है और ये रही आपकी तकरीर, ये बातें आपने वहां जाके कर लेनी है। तो शहबाज शरीफ साहब वहां जाके वो वाली बातें कर लेते हैं। अब वहां जाके किसी ने शहबाज शरीफ साहब के कान में डाल दिया जी कि एपीसी का मुतालबा आ रहा है कि आप वहां जाके जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ठीक है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं। एमक्यूएम ने भी इसके ऊपर मुतालबा कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर आपने करनी है तो फिर इमरान खान को भी इसमें शामिल किया जाए, उन्हें पैरोल के ऊपर जेल से बाहर निकाला जाए और लाकर बिठाया जाए ताकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपना नुक्ता नजर दे सकें। देखिए, इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान के चारों सूबों में यकसा तौर पर मकबूल है। आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और पाकिस्तान के चारों सूबों में भी सबसे ज्यादा वोट इमरान खान साहब को पड़े। तो एक ऐसे लीडर को जेल में रख के आप कौमी इशू के ऊपर कोई हल नहीं निकाल सकते। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो नहीं कह रही कि इमरान खान को छोड़ दें, वो ये कह रही है कि जब आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं तो ये मौका है, इस पर आपको बुलानी चाहिए। लेकिन हुकूमत इससे भाग जाएगी, जो मुझे नजर आता है, क्योंकि इमरान खान का सामना नहीं कर पाएंगे ये सारे मिलकर भी। इमरान खान साहब अगर जेल से निकल कर आकर बैठते हैं तो सारी तवज्जो इमरान खान की तरफ होगी, सारी बातें इमरान खान साहब की सुनी जाएंगी और अगले एक महीने जितने टॉक शोज हैं वो इमरान खान पे ही होंगे और पूरी दुनिया का मीडिया इमरान खान की एक झलक देखने के लिए तरस जाएगा। ये सबको पता है। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये तो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल के जो इतना बड़ा अपने लिए एक हवा क्रिएट कर ले। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें और उनको लेकर आए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उनको शामिल किया जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अख्तर मेंगल साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से बात आई है, पहले फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी आ रही थी। तो इमरान खान साहब को जेल में जाके मिलेंगे और वो मिलना चाहते हैं और इमरान खान साहब से मिलकर इन मामलों को हल करना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान का अपना एक ओपिनियन है, वो हमेशा ये कहते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको ताकत के साथ कायम करना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। हर मसले का एक सियासी हल होता है, वो तलाश करते रहना चाहिए और लोगों की महरूमियों को दूर करना चाहिए। अब अगर आप इस तरफ चलेंगे तो आपकी बचत होगी, आप नहीं चलेंगे तो फिर आपकी बचत नहीं होगी। आलिया हमजा साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान एक छींक भी मार देता है ना तो 8 हुकूमती वजीर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। लेकिन जाफर एक्सप्रेस पर हम उनसे कहते रहे कि कौम को ब्रीफिंग दें, अगला एक्शन प्लान शेयर करें, लेकिन 48 घंटों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुकूमती वज़रा की जानिब से नहीं की गई। देखिए, जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है वहां पे इन्होंने नहीं की और जहां पे नहीं करनी होती वहां पे ये 8-8, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें सारे वजीर इकट्ठे होकर करना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान का एक फोबिया है। अब मैं ये देख रहा था कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ है तो हुकूमत ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है कि इसमें भी किसी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंगेज कर दो, किसी तरह उनको सजाएं दे दो, उनको जेलों में भर दो, दहशतगर्दों से देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। अब एक और नया बयानिया नाज़रीन फैलाया जा रहा है। ये हुकूमत के कुछ जो सहाफ़ी हैं वो या एस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो तनकीद है इदारे के ऊपर या इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर वो दहशतगर्दों का साथ देना है। नहीं जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। दहशतगर्दों का साथ देना को बंदूकें उठा के चल पड़े हैं दहशतगर्दों के साथ? भाई सवाल सिंपल है कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है? और अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर है तो कौन से इंटेलिजेंस वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो जिम्मेदार है उनका एहतसाब किया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़े से हम बच जाएं। यानी सियासतदान का हमने एहतसाब करना है, पुलिस वाले का हमने एहतसाब करना है, ब्यूरोक्रेट का हमने एहतसाब करना है, हर तबके का हमने एहतसाब करना है, लेकिन जो जिम्मेदार है एजेंसियों का हमने कभी एहतसाब नहीं करना, इनको पूछना ही नहीं है, जो मर्जी करें। मामला यह है कि ये एक नेग्लिजेंस है और यहां पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर हो गया, तो इसके ऊपर सवाल उठाना किसी किस्म की गद्दारी या बगावत नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में उठाए जाते हैं। हत्ता कि जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा छोटा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो वो अपनी एजेंसीज को अकाउंटेबल करते हैं, उनसे सख्त सवालात करते हैं, उन्हें लाकर कटहरे में खड़ा करते हैं। क्या पाकिस्तान में हो सकता है कि डीजीआईएसआई को बुला के
कौमी असेंबली में सख्त सवालात किए जाएं? क्या यह हो सकता है कि डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस को बुला के सख्त सवालात किए जाएं? इवन यहां पे तो जो आईबी का डीजी है उसको बुला के सख्त सवालात नहीं किए जा सकते असेंबली के अंदर। अमेरिका में यह होता है, बरतानिया में यह होता है, जिन मुल्कों के हम मसाले देते हैं वहां पे ये सारा कुछ होता है, लेकिन यहां पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। नईम लोधी साहब जनरल है रिटायर, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। इससे पहले एक ऐसी बात जो है सरवर बारी साहब ने भी की थी। जितने भी दिमाग पाकिस्तानी बन के सोच रहे हैं ना, जितने लोगों को थोड़ी समझ है और वो कॉमन सेंस से काम ले रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं सारे के सारे लोग कि होश के नाखून ले लो। जैसे ख्वाजा साद रफीक ने बात की है, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बात की है, जैसे अख्तर मेंगल ने बात की है, जैसे महमूद खान अचकजई ने बात की है, जैसे असद कैसर ने बात की है, जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है। ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि होश के नाखून लो, रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही हैं चीजें आपके। आज बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर हू का आलम है, शाहराहों के ऊपर से लोग गुजरने से डर रहे हैं, ट्रेन के अंदर लोग महफूज नहीं है, सड़कों पे लोग महफूज नहीं है, वजीर महफूज नहीं है। ये आते हैं, आकर चेक पोस्टों पे और थानों पे हमले करते हैं और असला लेकर चले जाते हैं। अंदाजा कीजिए आप। और पूरे बलूचिस्तान के अंदर जितनी आपकी बलोच बेल्ट है, वहां पे बीएलए के लिए हमदर्दियां पैदा हो रही हैं लोगों के दिलों में, क्योंकि लोगों के मैंडेट का एहतराम ही नहीं किया गया। अब नईम लोधी साहब कहते हैं कि क्या कोई बचाव का रास्ता मौजूद है? जी हां, बिल्कुल मौजूद है। कोई मानने को तैयार नहीं कि इस गंद में मुल्क को हम सब ने मिलकर धकेला है। सबको तौबा तायब होना पड़ेगा, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान को एक दूसरे का मैंडेट मानना होगा। आइन की बिगड़ी सूरत को दोबारा संवारना होगा। हर इदारे को वापस अपने काम पर पूरी तवज्जो देना होगी। एक ग्रैंड डायलॉग के बाद आइंदा का लायामल बनाना होगा। किसी को माइनस ना पहले किया जा सका, ना ही अब मुमकिन है। जितनी जल्द ये बात समझ लें उतना ही बेहतर है, और तबाही का सफर खत्म करके तरक्की का सफर शुरू हो सकता है। ये जनाब नईम लोधी साहब ने भी एक सेन अप्रोच के साथ बेहतर बात की है। अब नाज़रीन, एक और चीज पे मुझे हैरत होती है, ये हमारे सहाफी दोस्त भी करते हैं, बहुत सारे और लोग भी करते हैं, और मीडिया भी ये पूरा का पूरा इसी काम पे लगा होता है, एस्टेब्लिशमेंट भी यही करती है कि जब भी कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमला होता है ना कोई, तो वहां की सूबाई हुकूमत पे जिम्मेदारी डालते हैं। गंडापुर जिम्मेदार है जी, वो काम नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो तो गंडापुर जिम्मेदार है जी। लेकिन आपने कभी सुना मीडिया में कि सरफराज भुट्टी जिम्मेदार है, या इन्होंने आवाज उठाई हो, या कोई ऐसी बात की हो? यानी अगर खैबर पख्तूनख्वा में वाकया हो जाए तो गंडापुर जिम्मेदार है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान जिम्मेदार है। लेकिन अगर यही वाकया किसी और सूबे में हो जाए तो दहशतगर्द भारत, रॉ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है। अंदाजा कीजिए आप कि उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिट कर देते हैं। इस मुनाफकत के साथ हम दहशतगर्दी की लड़ाई में कौम को इकट्ठा नहीं कर सकते। ये आप मेरे से लिख कर ले लें कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौम कभी इकट्ठी नहीं हो सकती जब तक आप भारत को, रॉ को, अफगानिस्तान को और पीटीआई को जो है वो इकट्ठा सामने रख के और रगड़ा सिर्फ पीटीआई को लगाते रहेंगे। तब तक कभी भी आप इस दहशतगर्दी की वेव में से नहीं निकल सकते। नाज़रीन, दो खबरें मैं आपके सामने और रख देता हूं। एक खबर नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से है। जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो झूठ बोला कि उन्हें बड़ी फिक्र है, उन्हें इस बात की फिक्र है कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई और सिंध का पानी जो है वो इधर हो गया तो उधर हो गया। तो मैं आपको एक अकाउंट दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये सदर पाकिस्तान का अकाउंट है, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके आगे जो ब्लू टिक होता है वो ग्रे कलर का है। इसका मतलब ये है कि ये ऑफिशियल अकाउंट है उनका, और इसको जो ट्विटर है या एक्स है वो इसको एक्सेप्ट करता है कि ये सदर पाकिस्तान का अकाउंट है। इसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद भी कोई 7.25 लाख के करीब है। ये आरफ अलवी साहब के टाइम पे भी था मेरे ख्याल में, और ये वही आसिफ अली जरदारी साहब भी उनकी टीम इस्तेमाल करती है। अब ये अकाउंट क्या बता रहा है, ये जरा आप खबरें देखें। इस अकाउंट के मुताबिक 8 जुलाई 2024 को आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग में आसिफ अली जरदारी साहब ने जिन नहरों के बारे में अभी ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि सिंधियों का पानी चोरी किया जा रहा है या सिंधियों के हक पे डाका डाला जा रहा है, ये डाका आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद डाला था। और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके अकाउंट के ऊपर जो ट्वीट हुए हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नंबर 1, ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, कच्छी, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं। नहरों से मुल्की काबिले काश्त रकबा, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, जनाब जरदारी साहब कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए
स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हदायत। ये 6 नहरों पे जरदारी साहब खुद हदायत दे रहे हैं कि फौरन काम शुरू करो। जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि ये नहरें बहुत जरूरी हैं। जरदारी साहब के पैगाम में नहरों के नाम मौजूद हैं और बाकायदा ब्रीफिंग लेके जरदारी साहब ने इसके ऊपर हुक्म दिया था 8 जुलाई 2024 को। फिर कहते हैं पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। तो जरदारी साहब ने जनाब नहरों के हवाले से ये वीडियो भी है जनाब, ये उनके अपने अकाउंट पे लगी हुई है। बहुत खुश हैं आसिफ अली जरदारी, उनके साथ मोहसिन नकवी, उनके साथ जो है ये कुछ यूनिफॉर्म में फौजी अफसरान बैठे हुए हैं और उनके साथ कोई एक ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है। तो जनाब इन्होंने तो खुद सिंध का पानी दिया। वो सही कहते हैं, क्या नाम है उनका, उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर है, वो कहते हैं ना कि ये बाप बेटे ने मिलकर सिंधियों का पानी बेच दिया है। सिंध का जो किसान है उसको इन्होंने मारा है। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है वो ये सारी कहानी सुना रहा है, कोई और क्या सुनाएगा। नाजरीन, तलाल चौधरी साहब ने, इनकी आप काबिलियत चेक करें, इधर आप काबिलियत चेक करें। पहले आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये करते क्या है। काबिलियत चेक करें। जो लोग कहते हैं कि वजारत दाखिला का काम नजर नहीं आता, क्या मोहसिन नकवी साहब कुर्सी से चिमटे रहे? आप काम देखें ना, जो अंडरपास 2 साल में बनता है वो 40 दिन में बन जाता है। लो जी, वजीर दाखिला का काम अंडरपास बनाना है। ये इनकी टोटल अक्ल है, ये इनकी टोटल जहानत है और ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नेंस की समझ है। और भाई वजीर दाखिला पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, अमनो अमान के मामलात हैं और चीजें करनी है, ये एक सिटी मेयर का काम होता है या वहां का जो ब्यूरोक्रेट है डीसी है, ये उसका काम है। जो वहां का लोकल बॉडीज का नुमाइंदा है, ये उसका काम है कि अंडरपास बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई तामीर हो रही है, कोई पार्क बन रहा है, वो ये उनके काम है। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, फॉर गॉड सेक, कि वजीर दाखिला अंडरपासेस बनाएगा। ये इतनी इनकी अक्ल है बस। वो इमरान खान ने ठीक कहा था, एक तो इनको अक्ल ही नहीं है, ऊपर से ये पढ़ते भी नहीं, कोशिश भी नहीं करते, पढ़े लिखे भी नहीं है।